2025 26 जनवरी भारत अपना 76th रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। As India gears up to celebrate its 76th Republic Day, the nation is all set to witness a grand display of military might and cultural diversity on the 26th of January at the Kartavya Path in New Delhi. ये वही दिन है जिस दिन भारत ने अपना संविधान लागू किया था पहली बार 1950 में। 26 जनवरी 1950 को धूमधाम से मनाए गए पहले गणतंत्र दिवस के बाद से गर्व और गौरव की ये यात्रा जारी है। भारतीय गणतंत्र का मूल है हमारा संविधान। ये देश की शासन व्यवस्था का आधार और पथ प्रदर्शक होने के साथ दुनिया की सर्वाधिक आबादी की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये देश की अनूठी सांस्कृतिक विविधताओं को भी पेश करता है। 1950 में जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी, और तब से ये गरिमा चली आ रही है कि हर 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की परेड होगी और उस परेड में किसी ना किसी देश के किसी ना किसी चीफ या हेड को हम लोग उसका चीफ गेस्ट बनाएंगे। और A nation proud to be led by a woman president. और इस बार के जो हमारे 76th रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बनने जा रहे हैं वो है हमारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। As India prepares for its Republic Day with culturally rich tableau and a show of military strength, this time the armed forces of Indonesia will be joining the iconic parade. With 160 members, the Indonesian contingent is practicing moves and formations to march in tandem with the Indian contingent. और पहली बार भी जो पहली हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बने थे वो भी बने थे आपके इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो 26 जनवरी का हाल ही में आपकी परेड होने वाली है और जिसके चीफ गेस्ट हमने इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज सुबियांतो प्रबोवो सुबियांतो, जिनको हमने एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है, उनके आने से पहले ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि आपका उनके आने से पहले ही पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल पेज पे ये कहा कि आपके इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान में आने वाले हैं। और भारत ये नहीं चाहता कि जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट भारत में आए हैं तो वो केवल भारत से ही रहें, वापस अपने देश जाके फिर भले ही पाकिस्तान चले जाएं। इसको कहते हैं डीहाइफनेट पॉलिसी, यानी कि एक बार में आप किसी एक देश को ही इतनी इंपॉर्टेंस दें। और भारत ने यह भी कह दिया था बीच में कि अगर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इसके बाद पाकिस्तान जाते हैं देन हम उनको चीफ गेस्ट एज अ इनवाइट नहीं करेंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है वो आपके ऑफिशियली इसके प्रेसिडेंट एज अ चीफ गेस्ट 76 रिपब्लिक डे के होने वाले हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी भी यहीं पे शुरू होती है। और आपका इंडोनेशिया इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पिछले साल ही यानी कि 2024 में इंडोनेशिया और भारत ने अपने 75th डिप्लोमेटिक ईयर को सेलिब्रेट किया था एंड दिस ईयर वी आर कॉलिंग देम एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे। और साथ ही साथ इंडोनेशिया को हमने एक बहुत ही बड़ी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था। तो हम इसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने इंडोनेशिया को भी इंक्लूड किया है। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आप ये देख सकते हैं कि आपकी ऑफिशियल जो मीट हुई थी 2025 में, ये इसका एक डेटा है। अब थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से ये भी देख लेते हैं कि अभी तक कितने ऐसे चीफ गेस्ट किन किन कंट्रीज के आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का कुछ पता नहीं, वो कभी भी पूछ सकती है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टेट सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर कोई आप और एसएससी या गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है
कि किस किस देश के अभी तक रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट लोग बने हैं। जैसे कि 2024 में इमैनुअल मैक्रोन जो थे वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं, वो आपके चीफ गेस्ट बने थे। 2023 में अब्देल फत्ताह एल सीसी जो कि आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे भी हमने इजिप्ट के साथ रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव किए थे। दैन 2021 एंड 22 में एज सच कोई चीफ गेस्ट नहीं था बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। 2020 में आपका जैर बोल्सोनारो जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील थे, वो आपके यहाँ पे चीफ गेस्ट बने थे। 2019 में सिरिल रामफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, वो हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस आपके बने थे, आई मीन टू से चीफ जज आपके बने थे। देन 2017 में मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी थे, वो भी आपके यहाँ चीफ जस्टिस बने थे, वो चीफ गेस्ट बने थे। 2016 में फ्रांकोइस होलांदे दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस थे। 2015 में बैराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट। 14 में शिंजो आबे जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल असैसिनेशन। 2013 में जिग्मे केसर नामग्येन वांगचुक दैट इज किंग ऑफ भूटान। और अभी तक की इंडियन हिस्ट्री में लगभग आपके जो भूटान के जो किंग हैं वो 2 बार आपके चीफ गेस्ट आपके बन चुके हैं एज अ कंट्री। और ये भी बता दूं, पाकिस्तान भी आपका 1955 में भारत के रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट आपका बना था, लेकिन तब से अभी तक हम उन्होंने कुछ ऐसे पोटेंशियल नहीं दिखाया कि हम उनके साथ इनको इस तरीके से इज्जत दें या हमारा नवाजें। क्यों? क्योंकि हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम ने भी अपनी जो जर्सी है वहाँ से पाकिस्तान का मैप हटा दिया है, उसकी कंट्रोवर्सी भी अलग है, वो अलग वीडियो में कभी बात हम करेंगे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या आपके इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान अब जाएंगे, क्योंकि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने तो बहुत क्लियरली बोल दिया और अब ये ऑलमोस्ट ये क्लियर हो चुका है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। क्यों? और वैसे ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न भी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे रीजनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और एक न्यूज़ ये भी है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया को मिलाने में जो कंट्री अपना बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है दैट इज वंश, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो कंट्री इंडोनेशिया और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिलाने में अपना योगदान दे रही है दैट इज़ तुर्की है, या फिर जिसको हम टर्की कहते हैं। कुछ दिन पहले ही जब आपके क्या बोलते जो इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट हैं ये मिले थे पाकिस्तान के मिनिस्टर के साथ में या चीफ के साथ में। कहाँ मिले थे? तो ये टर्की में आपकी मीटिंग जो टर्की ने मिलाया था, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मीटिंग थी जिसको आप बोलते हैं D8 मीटिंग। इसमें इंडिया आपका मेंबर नहीं है। इसमें आपका इन्होंने माना कि ये ग्रोइंग इकोनॉमीज की एक D8 कंट्रीज़ के मिलकर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें आपका पाकिस्तान है। सैडली मतलब अनफॉर्चुनेटली एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी का पार्ट पाकिस्तान है आपका। उसमें आपका बांग्लादेश देखने के लिए मिलेगा, आपको इंडोनेशिया देखने के लिए मिलेगा, टर्की, इजिप्ट, नाइजीरिया, ये कंट्रीज़ आपको D8 में देखने के लिए मिलेंगी। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि D8 ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इंडिया उसका मेंबर है तो इंडिया उसका मेंबर नहीं है। बट येस, इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, इन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान वो जाएंगे आफ्टर 26 जनवरी की परेड के बाद, बट इंडिया ने स्ट्रिक्टली इसको बोला, डिहाइफनेट करने के लिए बोला, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि अब इन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। अब क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनका प्रेसिडेंट का पाकिस्तान हमें ना जाने देना, और क्यों इंडोनेशिया इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए? क्योंकि इंडोनेशिया जो है पहली बार जो हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1965, यानी कि जब हमने ये डिसाइड किया था कि जो उस वक्त का बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी कि दुनिया जब 2 में बटी हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर में बटी हुई थी, और उस टाइम कंट्रीज़ के पास ये ऑप्शन रखा गया कि या तो आपको यूएसए के पास जाना पड़ेगा या तो आपको यूएसएसआर के साथ अलाइन होना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त इंडिया ने जो पॉलिसी चुनी दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे और एक इंडिविजुअल स्टैंड लेंगे। और उस इंडिविजुअल स्टैंड और NAM का हिस्सा बनने में बहुत ज़्यादा मदद की थी बैंडंग कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया ने।
साथ ही साथ हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में बहुत ज़्यादा कन्वर्टमेंट करने में आपका इंडोनेशिया का योगदान रहा। ब्रिक्स हो गई, आसियान में हमें इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सेकंड लार्जेस्ट जो हमारा इकोनॉमी इस आसियान कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में होता है, दैट इज़ विद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से ही आप बहुत से मलक्का स्ट्रेट और बहुत से स्ट्रेट्स आप क्रॉस करते हैं, जो कि पूरे इंडियन ओशन या फिर वर्ल्ड के 70% ट्रेड का एक हब बना हुआ है। दैट्स वाई इंडोनेशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही नहीं, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो साउथ की एक टाइम की डायनेस्टीज़ हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत के अंश भी हमें इंडोनेशिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो चाहे कल्चरल हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, चाहे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ क्यों ना हो, हर तरीके से इंडोनेशिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाम ऑयल से लेके व्हीकल्स, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस सेक्टर से आपका करते हैं। और दूसरा कंसर्न ये भी है कि इंडोनेशिया में चाइना बहुत तेज़ी से अपने पांव पसार रहा है। तो इसी पर्सपेक्टिव से ये ज़रूरी भी हो जाता है कि इंडोनेशिया को हम चाइना का जो चाइना है उसके प्रेजेंस को धीरे धीरे कम करें और अपने प्रेजेंस को बढ़ावा दें, इन्वेस्टमेंट करें। इनफैक्ट इंडिया लगभग 4970 के आसपास जो प्रोजेक्ट्स आपके इंडोनेशिया में चल रहे हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत ने की है। दैट्स वाई इंडोनेशिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंडोनेशिया के लिए हम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई बहुत स्ट्रिक्टली कंडेम किया गया इस चीज़ को कि भाई साहब आप आए हैं तो केवल इंडिया आइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने अपना 75th ईयर मनाया और इस साल हम अपने 76th रिपब्लिक डे में आपको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं। तो आप केवल उसी पर्पज़ से आइए, कम से कम उस 75 ईयर्स के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की कसम है आपको कि आप उस चीज़ को फॉलो करिए। नाउ इन्होंने ब्रिक्स में भी हमें हेल्प की, ब्रिक्स का भी हमने इनको पार्ट बनाया, जो कभी ब्रिक्स केवल 5 एब्रीवेशन से, नाम ही उसका 5 कंट्री की वजह से ब्रिक्स पड़ा, दैट इज़ ब्राज़ील, आपका रशिया, इंडिया, चाइना और 2010 में साउथ अफ्रीका उसका मेंबर बना। तो इस कंट्री को हमने ब्रिक्स कंट्रीज़ कहा। साथ ही साथ ब्रिक के साथ साथ इंडोनेशिया और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है वो भी आप हमें बताएंगे, और आगे भी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रिक्स हमारे लिए एक सपोर्टिव रोल के तौर पर देखा जाता है। सो व्हाट इज ब्रिक्स? बेसिकली द क्वेश्चन अराइजेस कि ब्रिक्स एक्चुअली है क्या। सो ब्रिक एक इनफॉर्मल समिट है जो कि फॉर्म किया गया था बाय दीज ऑफ मेजरली 4 कंट्रीज इनिशियली, जिसमें आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना था। इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर इनफॉर्मल ग्रुपिंग बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि हम एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है और हम अपनी इकोनॉमीज़ के साथ में ग्रो करने का काम करेंगे, हम अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे ताकि हम एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के ग्रुप के तौर पे दिख सके, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और उस तरीके से दुनिया में मैसेज कर सके और हम अपना मिल के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और ग्रो करें इकोनॉमीज़ को लेके। दैट्स वाई ब्रिक्स आपका फॉर्म किया गया था। उस टाइम पे एज यूजुअल आई सेड ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, दीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स। बाद में साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया। देन आपका ये ईरान आया, यूएई आया, इजिप्ट आया, इथियोपिया आया, सऊदी अरेबिया आया 2024 में। और एक कहा ही गया था कि 1 जनवरी 2024 से ये चीज़ इफेक्ट में लाएंगे, और बाद में हमने इंडोनेशिया को भी इसका पार्ट बनाया। अर्जेंटीना भी इसका पार्ट बना, इनिशियली एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन इन 2024, बट उसने बाद में ये ऑप्ट किया कि भाई वो बाहर ही रहेगा। अब हमने क्यों ब्रिक्स के सर्कल को इन्हांस किया? तो ब्रिक्स के सर्कल को इन्हांस करने का रीज़न ये था कि जो अलग अलग रीजन्स है, वेस्ट रीजन हो गया या फिर सेंट्रल एशिया हो गया, वेस्टर्न एशिया हो गया या फिर आपका साउथ अमेरिका हो गया, इन रीजन्स में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्चुअली ये पहले हिडन मोटिव हुआ करता था टू काउंटर चाइना, बट हम ओपनली अब ये बात करते हैं टू काउंटर चाइना। तो ये जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और कोई और इकोनॉमी इनको एम्पावर ना कर सके या फिर हम एक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रख सकें इन सेक्टर्स में, इसलिए हमने आपका ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली और सोशली हम लोग पॉलिटिकली अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रख पाएँ। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता ना क्योंकि आज के इंटरनेशनल ऑर्डर में अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो उसके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल यूएसए है। यूएसए इज़ द हिडन फोर्स बिहाइंड दैट। इंडिया की पॉलिटिक्स में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, हार रही है, या फिर कुछ न्यूसेंस या फिर कुछ
अननोइंगली डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है कंट्री के बीच में, तो उस पर कहीं ना कहीं आपकी इंटरनेशनल कंट्रीज का हाथ है। हाल ही में ट्रंप आए हैं, उन्होंने एक बहुत ह्यूजली बहुत ये चीज़ कही ही है कि मैं आ गया हूँ और मैं केवल अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन फर्स्ट पे विश्वास करता हूँ। दैट्स वाई उसके लिए वो किसी को भी इकोनॉमी को गिराने के लिए तैयार हैं। सो जब कोई भी बड़ी कंट्री में आज कुछ भी हो रहा है, चाहे वो आपने इसराइल देखा, चाहे हमास देखा, चाहे अफगानिस्तान देखा, जिस कंट्री, यूक्रेन देखा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वहाँ पे उन प्रेजेंट जो कंट्रीज फिजिकली इन्वॉल्व हैं उसके साथ साथ आपकी जो अननोइंग फैक्टर्स हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, उनका भी एक रोल बड़ा देखा गया है। चाहे वो वॉर भड़काने में हो, चाहे वो बाद में बोला कि नहीं भाई हम एग्रीमेंट कराएंगे, सीज फायर एग्रीमेंट, अब बहुत हो गया, वॉर आपको रोकनी चाहिए। तो इन सब में इसीलिए हमने ब्रिक्स को एज एन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से एज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोशिश की है, जिससे हमारी बहुत सारी कंट्रीज इसका हिस्सा बनी। अर्जेंटीना वाज सपोज टू बी पार्ट, बट उसने बाद में ऑप्ट कर लिया, एग्जिट ले लिया। बट येस, ये हमें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा अफ्रीकन कंट्रीज़ में और सेंट्रल एशियन या फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी एक हमें होल्ड देने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में ये जो कंट्रीज़ हैं मेजरली दे आर रिच इन ऑयल, तो ऑयल में भी जो कुछ कंट्रीज़ की मोनोपोली है उसको भी ब्रेक करने में अगर हम ब्रिक्स के थ्रू काम करते हैं तो एक प्लस पॉइंट की तरह काम करेगी। एंड साथ ही साथ इंडोनेशिया हमारे साथ G20 का भी मेंबर है, ब्रिक्स प्लस का मेंबर है, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट हम देखते ही हैं आसियान में भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के तौर पे हम इंडोनेशिया को कंसिडर करते हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स? तो बेसिकली इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में हम देखेंगे आपका कंट्री है, ये आपकी रिप्रेजेंट करती है एक अच्छा खासा ग्लोबल GDP का नंबर। दैट इज ये जो ब्रिक्स कंट्री अब मिलकर अप्रॉक्स 35% से ज़्यादा ग्लोबल GDP को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, जिसके पास लगभग 46% ऑफ द वर्ल्ड हमारी पॉपुलेशन इंक्लूड हो रही है। एक वास्ट मार्केट है, वर्कफोर्स है, यंग जनरेशन है, एंथुजियास्टिक तरीके से हम इस सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट करेंगे इस पर्टिकुलर ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से। सो येस, 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होगा, 23% मेजरली आई टोल्ड 35% ऑफ द ग्लोबल GDP, 42% ऑफ द ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिक्स। दैट्स वाई इंडोनेशिया और ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हुआ, इंडोनेशिया जो ब्रिक्स का मेंबर बना है, वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप सो आपको वीडियो यहाँ तक समझ आई हो। हमने बहुत शॉर्ट येट इफेक्टिव तरीके से इस वीडियो को कन्वे करने की कोशिश की है। ये भी दिखाया इस वीडियो में कि आप कैसे एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके पढ़ सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज़ कैसे दूसरे सब्जेक्ट को टच करके आपका क्वेश्चन बन सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।